नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि सेट नंबर 7 आज होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास हमारा डेली बेसिस पर आपको क्लासेस आपको देखने को मिलता है और ये क्लास आपका आने वाले जिस भी एग्जाम में आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने का काफ़ी संभावना है साथियों। ठीक है, और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़ साथियों, हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का इस क्लास में हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो ये क्लास आपका इसीलिए और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब सरकार का कुल राजस्व, क्या बोला जा रहा है कि जब सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, तो उसे कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, राजस्व घाटा, बजट की कमी, राजकोषीय घाटा, या फिर आपको बताना है घाटे का वित्तीय पोषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा आपका साथियों, राजकोषीय घाटा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का हमारा डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, राजकोषीय घाटा बराबर आपका कुल व्यय माइनस ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ जो होता है, जो हम लोग का ऋण लिया जाता है, ऋण को छोड़कर बाकी जितना भी हम लोग का होता है उसको हम लोग अगर कुल व्यय से माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, आपका राजकोषीय घाटा कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है कि यह सरकार को अपने खर्चों को पूरी करने के लिए ऋण लेने की राशि है। ये क्या बोला जा रहा है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरे करने के लिए जो ऋण लेने का लिए जो ऋण हम लोग का जो लिया जाता है, जो राशि, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उसी को हम लोग राजकोषीय घाटा के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, एक बड़े घाटा का अर्थ होता है, एक बड़े घाटा का अर्थ क्या है, बड़ी मात्रा में ऋण लेना। ये सत्य बात है कि जब अब ज़्यादा ऋण लेंगे तो उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़ा घाटा आपको उठाना पड़ेगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक बजट में 3 अलग अलग प्रकार के घाटे हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक बजट में कितने घाटे हो सकते हैं, 3 अलग अलग घाटे हो सकते हैं। यहाँ पर आइए देख लेते हैं, जिससे आपका राजस्व घाटा हो सकता है, राजकोषीय घाटा हो सकता है और प्राथमिक घाटा हो सकता है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं साथियों। तो हमने इससे पहले देखा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, तब उसके बाद अगला हमारा क्या है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि जितना भी हम लोग प्राप्त किए हैं वो अगर टोटल राजस्व व्यय से अगर घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा साथियों, तो हमारा निकल के आएगा राजस्व घाटा निकल के आएगा। यह कुल राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के कुल राजस्व व्यय से अधिक होता है, ये आपको ध्यान देना। घाटा कब होता है, जब हम लोग का क्या बोलते हैं, जितना इनकम हुआ रहेगा उससे ज़्यादा हम लोग का अगर खर्चा हो गया रहेगा तो हम लोग का क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग घाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसी का डेफिनेशन बताया जा रहा है। आगे साथियों क्या बोला जा रहा है कि एक दूसरे तरीके से भी आपका, जैसे दूसरे तरीके से कुल राजस्व व्यय की तुलना में कुल राजस्व प्राप्ति की कमी, ये भी हम लोग का राजस्व घाटा के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक घाटा पर चर्चा करते हैं साथियों। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये हम लोग का क्या होता है, प्राथमिक घाटा में क्या होते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये अब आगे देख लेते हैं। इससे पिछले ऋण पर क्या बोला जा रहा है, इसे पिछले ऋण पर चालू वर्ष के ब्याज भुगतान के वित्तीय घाटे के रूप में क्या किया जाता है, इसे परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से साथियों आपको इतना कुछ जो है ध्यान रखना है प्रथम क्वेश्चन से, जो कि आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मौसम विज्ञान एवं क्या बोला जा रहा है कि मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेघयान 2024 का जो हम लोग का वस्तु, अच्छा
आपको बताना है 2024 में जो हम लोग का 2024 मेघयान 2024 का विषय क्या था, ये आपको बताना है। तो साथियों हम लोग का मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान का हमारा जो मेघयान 24 इसका विषय क्या होना चाहिए, तो इसका विषय होना चाहिए साथियों, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द क्या बोला जा रहा है, द फ्रंट लाइन ऑफ क्या है, क्लाइमेट एक्शन। द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मेघयान 24। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा जो है 2024 में प्रचलित क्या द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन विषय वस्तु के अंतर्गत ये आयोजित किया गया था। चलिए अब नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, ये उस समय परिवर्तन क्या चुनौती पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता और टिकाऊ नीतियों के प्रति जो भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता पर बल दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को प्रदर्शित करता है साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से संबंधित जो कला है उसको दर्शाती है। तो क्या हो जाएगा, तो हिंदू धर्म हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो हिंदू धर्म हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ, जैसे उदयगिरी गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित कला को क्या करती है, दर्शाती है साथियों। और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ये गुफाएं विदिशा के पास 20 चट्टानों को काटकर जो है बनाई गई गुफाओं का एक क्या है, परिसर है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 200 IPL विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका 200 विकेट जो है लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हमारे युजवेंद्र चहल हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि युजवेंद्र चहल ऐतिहासिक 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल 2024 को मुंबई इंडियन और आरआर के मैच के दौरान ये जो है उपलब्धि हासिल की है। और चहल मोहम्मद नबी को आउट क्या हाँ करके ये उपलब्धि हासिल किया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और लेग स्पिनर IPL संस्करण में उपलब्धि हासिल की है। और चहल T20 लीग 2022 संस्करण राजस्थान रॉयल में शामिल होने के बाद उनके लिए एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, यानी कि आरआर का एक प्रमुख प्लेयर भी रह चुके हैं। कौन, ये हमारे युजवेंद्र चहल। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो दिल्ली में स्थित जो हमारा हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बीगा बेगम हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो बीगा बेगम के द्वारा हमारा बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, सही बात है। और हुमायूं का मृत्यु जो है 1526 में उनकी विधवा यानी कि उसकी पत्नी विधवा बीगा बेगम, जिन्होंने हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, किसको, ये बीगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 1993 में इस मकबरे को जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में आपको घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1993 में यूनेस्को हुमायूं का मकबरा। अब आगे देख लेते हैं, जैसे आपका क्या हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और हुमायूं का कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 1530 से 40 और उसके बाद 55 से लेकर 56।
और चौसा का युद्ध जो है लड़ी गई थी, और बिलग्राम का युद्ध इनके द्वारा लड़ी गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना। 39 में और इधर 40 में कन्नौज की लड़ाई हुमायूं शेर खान से हारा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे साथियों देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1555 हुमायूं ने अफगानों को हराकर मुगल की गद्दी पर पुनः क्या क्या आपका प्राप्त कर लिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण जो है कब्र मुगल साम्राज्य के, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे बाबर का कहाँ साथियों, तो बाबर का हो जाएगा काबुल यानी कि अफगानिस्तान में। और अकबर का कहाँ है, अकबर का सिकंदरा आगरा में। और अगला हमारा जहांगीर, जहांगीर का क्या है, जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में। शाहजहाँ का आगरा में है। उसके बाद औरंगजेब का कहाँ साथियों, तो औरंगजेब का दौलताबाद, जिसको खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। और बहादुर शाह जफर का आप देख सकते हैं, बहादुर शाह जफर का हो जाएगा आपका रंगून में। ये आपको ध्यान रखना है। बाबर का काबुल, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, और शाहजहाँ का आगरा, औरंगजेब का दौलताबाद, बहादुर शाह जफर का रंगून। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जब पट्टदकल में समारोह स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो कर्नाटक में आपका पट्टदकल, जो पट्टदकल है कर्नाटक में, पट्टदकल एक क्या है, एक उदर कला के उच्च बिंदु का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है। और चालुक्य वंश के 7वीं और 8वीं शताब्दी के उत्तर दक्षिण भारत में क्या है, स्थापत्य रूपी का समाज पूर्ण मिश्रण प्राप्त हुआ है। 9 हिंदू मंदिरों के साथ साथ एक जैन क्या है, अभयारण्य की एक प्रभावशाली क्या है, श्रृंखला भी वहाँ देखी जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों आपका विरूपाक्ष मंदिर ये आपका यहाँ पर है। और आगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे विश्व धरोहर स्थल का ऐसा स्थान जो यूनेस्को द्वारा अपने विश्व संस्कृति या भौगोलिक महत्व के सूचीबद्ध है। और विश्व धरोहर सूची के रखरखाव यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, ये संरक्षित। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ साथियों आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका जैसे कि देख सकते हैं प्राकृतिक या जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में संरक्षित संबंधित कन्वेंशन कहा जाता है, जो कि 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। कब, ये 1972 का अपनाया गया था। भारत में यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में कुल आपका 22 धरोहर स्थल है। और उसके बाद 34 संस्कृत, जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 आपका प्राकृतिक और 1 हो जाएगा आपका मिश्रित, यानी कि टोटल मिलाकर आपका 42 विश्व धरोहर स्थल आपका भारत में स्थित है। 34 7 41 और मिश्रित मिलाकर हो जाएगा आपका 42। आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर राज्य और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर जो शामिल किए गए हैं। गुजरात में कौन कौन सा है, तो गुजरात में आपका रानी की बाव, धौलावीरा, ये आपका 2 महत्वपूर्ण जो है विश्व धरोहर स्थल है, जो कि यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर मान्यता दिया गया है। अब तमिलनाडु पर चलते हैं साथियों। तमिलनाडु में यहाँ पर देख सकते हैं कि महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह और महान जीवित चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। और आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का सिक्किम में यहाँ पर खोंग चेदगोजा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सिक्किम में स्थित है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया, ये आपको बताना है।
तो कौन सा जो है आपको किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने जो है कब्जा कर लिया गया है, ये आपको बताना है साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अवध को जो है, इसको कुशासन के बहाने जो है कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर नवाब के कुशासन के बहाने जो है आपका कब्जा कर लिया गया है, और यह अवध 1857 के विद्रोह का केंद्र था, ये अवध। आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला हमारा है कुछ यहाँ पर सतारा और नागपुर के बारे में यहाँ पर अब देख लीजिए, जो कि यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा जा रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है, ये आपको बताना। तो पोर्टफोलियो निवेश कौन कहलाता है साथियों? क्या? तो ये हमारा FII, ये हमारा पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं FFI आपका विदेशी संस्थागत निवेशक है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर को महलों का शहर साथियों आपको कहा जाता है? तो कौन सा शहर को जो है हम लोग का महलों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं, जैसे कोलकाता को महलों का शहर के रूप से आपका जाना जाता है, और उसके आगे क्या बताया जा रहा है कि कोलकाता का उपनाम जो है महलों का शहर या सिटी ऑफ क्या पैलेस क्या पैलेसेस के रूप में जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब ये अपने राज्य क्या है, राजवरिश के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला कुछ इंपॉर्टेंट और हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में अपने व्यापारिक पद की स्थापना की थी, और 1911 तक भारत की राजधानी कहाँ थी? ये कोलकाता थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अगला क्या है, अगला है 1911 में भारत की राजधानी को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। 2011 में ही ये सब घटना जो है घटा गया है। कोलकाता भारत का सबसे बड़े शहरों में से साथियों एक है, प्रमुख बंदरगाह भी है, और शहर हुगली नदी के तट पर जो है आपका कोलकाता शहर स्थित है। और यह जो भारत का शैक्षिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका गैर संघीय विशेषता क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो गैर संघीय विशेषता, आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। गैर संघीय विशेषता किसे कहते हैं? तो गैर संघीय विशेषता हमारा हो जाएगा आपका एकल संविधान को गैर संघीय विशेषता आपका कहा जाता है। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि संघीय सरकार किसे कहा जाता है। तो यह एक सरकार जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच से शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, जिसको संघ सरकार कहा जाता है। यानी कि बोला जा रहा है कि संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अलग अलग किया गया है, और उसको जो है प्रत्येक का अलग अलग शक्ति है, यानी कि सबको अलग अलग अपने स्वतंत्रता के हिसाब से ये काम करते हैं, यानी कि सब कोई अलग अलग किसी के ऊपर जो है दबाव नहीं रहता है इसमें, किसमें? संघीय सरकार में। आइए अब देख लेते हैं एकात्मक सरकार का जो है डेफिनेशन क्या होता है। तो एकात्मक सरकार का ये सरकार जिसमें सभी शक्तियां केंद्र, क्या बोला जा रहा है कि एक सरकार जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है, और यदि राज्य सरकार मौजूद है तो वे केंद्र सरकार से अपनी अधिकार प्राप्त करते हैं। यानी कि
कहा जा रहा है कि इसमें एकात्म सरकार जो होता है, जिसमें आपका केंद्र जो है आपका मुख्य होता है। सरकार राज्य सरकार को कोई सा भी अगर डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए जो है आपका केंद्र सरकार से क्या आपका राय लेना पड़ेगा, यानी कि अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाके जो है राज्य सरकार जो है अपना शासन व्यवस्था चला सकती है। आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपका संघीय विशेषताएं और एकात्म विशेषताओं के बारे में जिक्र करते हैं। तो साथियों आपका संघीय विशेषताएं यहाँ पर क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे संघीय विशेषताएं में कौन कौन आते हैं, दैत शासन आएगा आपका संघीय विशेषता में आएगा। उसके बाद लिखित संविधान आएगा, द्वितीय शासन आ जाएगा आपका संघ विशेषता में, लिखित संविधान भी आएगा आपका संघ विशेषता में। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, ये भी आपका आएगा संघीय विशेषता में, कौन, शक्तियों का विभाजन। और संविधान के सर्वोच्चता, ये भी आएगा किसमें, संघीय विशेषता में, यानी कि देश शासन, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान के सर्वोच्चता, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, और उसके बाद देश साधनात्मक जो है, ये इतने सारे आपका किस में आएंगे, संघीय विशेषता में। आइए अब देख लेते हैं साथियों हम लोग एकात्म विशेषता के बारे में। तो यहाँ पर आपका एकात्म के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे कि आपका मजबूत केंद्र, ये एकात्म में आएगा। उसके बाद एकल संविधान, ये भी आपका एकात्म में आएगा, यानी कि मजबूत केंद्र, एकात्म संविधान। उसके बाद संविधान की क्या लचीलापन, ये भी किस पर आएगा, एकात्म पर आएगा। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान भी ये एकात्म पर आएगा। उसके बाद आएगा आपका एकल नागरिकता, फिर एकीकृत न्यायपालिका, और अगला आएगा हमारा अखिल भारतीय सेवाएं। तो इतने कुछ जो है आपका एकल विशेषता में आते हैं। जो संविधान का एकल विशेषता का मतलब होता है जो कि केंद्र पर आपका पूरा पावर आपको दिया जाता है, जिसमें एकल विशेषताओं में जितने भी हम लोग का यहाँ पर जिक्र किए हैं। उसके बाद संघीय विशेषता में सबका, यानी कि राज्य का अलग से जो है आपका स्वतंत्र रहता है कोई भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए, और संघ का अलग से जो है, यानी कि सेंट्रल, यानी कि केंद्र अलग से अपना निर्णय ले सकता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रभा अत्रे किस शास्त्रीय संगीत वंश से थी, ये आपको बताना है। कि गुरुकुल प्रणाली में उनके प्रभावशाली गुरु थे, ये आपको बताना थे। प्रभा अत्रे किस शास्त्रीय संगीत वंश से थी, और गुरुकुल प्रणाली में उनके प्रभावशाली गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। तो आइए इसका सही उत्तर क्या है, आइए देख लेते हैं। तो प्रभा अत्रे जो है ये किराना घराने से संबंधित है, और ये पंडित क्या है, सुरेश बाबू माने और हीराबाई क्या है, बड़ौकर के जो है ये इनके शिष्य रहे थे। तो अब आइए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रभा अत्रे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक और क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्र गायिका थी, और ये किराना घराने से संबंधित रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है साथियों। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है हमारा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। अब यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है। और ये जो आपका स्थापना कब हुआ था, 1977 में इसका स्थापना हुआ था। और भारत की जो है 163 साल पुरानी ये रेलवे विरासत जो संरक्षित सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो अगला हाँ कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कुछ रेल संग्रहालय को सूची यहाँ पर मध्य रेलवे आपका जो लोनावाला रेल संग्रहालय यहाँ पर मध्य है। उत्तर में आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में देश प्रतिनिधि मिलते हैं जनसंख्या वाले राज्य के अधिक है। अच्छा यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इधर हो गया है, बोला जा रहा है कि भारत में देश की जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर
हो जाएगा आपका बड़ा आकार हो जाएगा सही उत्तर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि जो प्रतिनिधि आते हैं जहाँ पर अगर अधिक जनसंख्या वाले राज्य है तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, वहाँ पर बड़ा आकार वाले तो ये आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं जो लोकसभा राज्यसभा का जो हम लोग का चुनाव होता है वहाँ से। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, ये सत्य बात है। और उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कितना है, 8 सीटें, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका जनसंख्या मैक्सिमम है, जिस वजह से वहाँ से प्रतिनिधित्व अधिक चुन के आते हैं। ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। वर्तमान में जो है सदन की क्षमता कितना है साथियों, आपका 543 से। आइए अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए अच्छा देश के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1916 में जो है लखनऊ समझौते पर किसके किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, आपका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। आइए देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना हमारा हो जाएगा सही उत्तर, जो कि 1916 में आपका इनके बीच आपका लखनऊ समझौता हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ संधि 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के बीच जो है एक संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। ये आपको ध्यान रखना 1916 में किसके किसके बीच, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे आपका लखनऊ संधि को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों पुस्तक द इमोर्टल ऑफ मेहुला किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना। द इमोर्टल ऑफ मेहुला जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देख लेते हैं। द इमोर्टल ऑफ मेहुला जो है अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया साथियों। द इमोर्टल ऑफ मेहुला अमीश त्रिपाठी हो जाएगा सही उत्तर। तो अमीश त्रिपाठी की पहली पुस्तक द इमोर्टल ऑफ मेहुला अमीश त्रिपाठी, और अमीश वर्ष की पहली पुस्तक ये शिव त्री की पहली पुस्तक भी थी। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला कुछ हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। अमीश त्रिपाठी एक क्या है, भारतीय लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको बताना साथियों। तो भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता किस देश की संविधान से ली गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा हो जाएगा जो व्यापार की स्वतंत्रता है इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार का स्वतंत्रता यहाँ पर किसका कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का। क्या अनुच्छेद कितना में साथियों, तो अनुच्छेद 301 में पूरे देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में ये बतलाता है। और अनुच्छेद नंबर 301 जो कि भाग कितना में साथियों, तो भाग आपका 13 के तहत ये प्रावधानों स्वतंत्रता मुक्त होती है। और अनुच्छेद 19 जी किसी भी पेशे का जो है अभ्यास करने या कोई वृत्ति व्यापार या व्यवसाय करने का क्या है साथियों, ये प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि देश और जहाँ से आपका जो आधार है लिया गया है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो ये स्लाइड जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो साथियों ये देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमारा भारतीय जो संविधान है उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, यानी कि लिया गया है, क्या क्या लिया गया है। तो सामवर्ती सूची आपको कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता और संसद की संयुक्त बैठक ये जितने भी है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सामवर्ती सूची व्यापार
और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक जो कि 108 आर्टिकल नंबर है। और कनाडा से साथियों आपका संघीय संरचना कनाडा से, और केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। आयरलैंड पर चलते हैं साथियों, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत हमारा आयरलैंड हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी हो जाएगा आयरलैंड। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है ये आपका आयरलैंड से। और चलते हैं साथियों हम लोग अब रूस पर। तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस, और न्याय के आदर्श जो है ये आपका रूस से। उसके बाद अगला हमारा है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन को हटाना, और उपराष्ट्रपति का पद। ये तो इतना सारा चीज़ जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन का हमारा क्या बोला जाए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो है मिलेंगे साथियों। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, किस भारतीय राज्य में जहाँ पर तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका कर्नाटक में मिलेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिब्बती मंदिर है आपका कहाँ पर मिलेंगे साथियों। तो तिब्बती बौद्ध मंदिर स्वर्ण मंदिर जो आपका कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका प्रसिद्ध मंदिर और राज्य। तो राज्य कर्नाटक में यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे आपका श्री कृष्ण मंदिर उडुपी, और विद्या शंकर मंदिर, और आपका क्या है विट्ठल मंदिर हम्पी, और गोकर्ण महाबलेश्वर, गोकर्ण और बेलूरी। ये कुछ जो है आपका कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश पर आपका डिडिम्बा मंदिर, विशिष्ट मंदिर, ज्वाला मंदिर, जिसको ये आपका इम्पोर्टेंट है। ज्वाला मंदिर अगर पूछा जाएगा तो कहाँ है, हिमाचल में स्थित है ज्वाला मंदिर। और संकट मोचन मंदिर भी आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जैसे नैना देवी मंदिर भी आपका कहाँ है, तो ये हिमाचल में स्थित है साथियों। आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला हमारा है तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में क्या है साथियों, तो ये तमिलनाडु बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट कुमार अम्मन, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे आपका सिद्धेश्वर धाम कहाँ है, सिक्किम में है। और अरियातार भी आपका सिक्किम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से साथियों आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने दोस्त भी जो इस क्लास का बेनिफिट ले सके। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।